Meem Alam, are you there? Dr. Alam? Hello, Dr. Alam? Dr. Shameem Alam, are you there? सर बस 1 मिनट में शुरू करेंगे हम. हेलो हेलो Hello, am I audible, sir? Hello. यू आर नॉट ऑडिबल. हेलो Hello. हाँ नेहा मैडम आपकी आवाज आ रही है। समीम सर आप हम लोग को सुन हेलो पा डॉक्टर रहे नेहा, यू हैं? आर नॉट ऑडिबल. डॉक्टर आलम को शायद मेरी. नहीं नहीं नेहा हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ. हाँ हाँ हम लोग को आवाज आ रही है। नेहा मैडम आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, ठीक है. समीम सर को लगता है ऑडियो नहीं जा पा रहा है। समीम सर आप सुन रहे हैं? यू आर नॉट ऑडिबल. नॉट ऑडिबल. हाँ उनको फोन करना पड़ेगा। फोन करके यू आर नॉट ऑडिबल. हेलो हेलो. हमारी आवाज उनको नहीं पहुंच रही है. मे बी सम नेटवर्क प्रॉब्लम है. हेलो, पंकज जी कैसे? एम आई हेलो. ऑडिबल? हाँ जी, यस. हेलो यस. हेलो. पंकज जी कैसे करेंगे फिर? हाँ, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल डॉक्टर शमीम. हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ, मिल रही है आवाज. हाँ सुन रहे हैं। वो नेहा मैडम का डिस्कनेक्ट हो गया है। नेहा मैडम अभी ज्वाइन कर रही हैं। हाँ ज्वाइन कर ली हैं। वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे फिर आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है सर? ओके हाँ अभी नेहा मैडम से बात कर लीजिएगा। अभी ज्वाइन हो रही हैं बस। ओके. नेहा मैडम आप सर से एक बार बात कर लीजिए। हो गया है सर का ठीक ऑडियो। अनम्यूट करिए मैडम, अपने आप को अनम्यूट करिए। डॉक्टर शमीम, एम आई ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. ओके. इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ. और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा 970वां सेशन है. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे. जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है. हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30. 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है.
और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 970वां सेशन है। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आज, वो हैं डॉक्टर शमीम आलम। डॉक्टर शमीम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। हाँ जी, और डॉक्टर शमीम का एक इंट्रो मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। डॉक्टर शमीम जो हैं वो एमडी होम्योपैथ और पीजीडी एचएचएम हैं, और अभी फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एट कम्युनिटी मेडिसिन जो सेक्शन है एंड रिसर्च सेंटर है एट आरबीटीएस, राजकीय होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड कॉलेज में इन मुजफ्फरपुर में। और ये प्रोफेसर डॉक्टर एएस हक के सुपुत्र हैं। विभिन्न सेमिनार्स और वेबिनार्स में इन्होंने पार्ट लिया है, और अलग अलग सेमिनार्स में अलग अलग रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं। काफी सारे जर्नल्स में और इवन न्यूज़पेपर में इनके लेख प्रकाशित होते हैं, और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पे इन्होंने समरी भी लिखी है। तो आज का जो डॉक्टर शमीम का टॉपिक है वो है होलिस्टिक अप्रोच इन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो अब कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं उसमें किस तरह से हम होम्योपैथी के साथ होलिस्टिक अप्रोच रख सकते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर शमीम आज अपना सेशन लेंगे। तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, thank you. हाँ जी सर, Am आपका I स्क्रीन visible? विजिबल है। हाँ जी, हाँ जी। Am I visible? यस, यस सर। And voice is audible clearly. यस यस, इट इज ऑडिबल सर। Should I start? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टार्ट कर लीजिए। First of all, good evening to all of you. And जैसा कि अभी डॉक्टर नेहा ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं बिहार से हूं, तो आज यहाँ पे छठ पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सब लोगों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक दिस प्लेटफॉर्म IFPH, दैट इज इंटरनेशनल फोरम फॉर promoting homeopathy, who has given me this opportunity to present my paper today. My topic is holistic approach in communicable disease. So just I am going to start my paper. So first of all, I would like to give some introduction. पहले मैं कुछ introduction करना चाह रहा हूँ कि what is this communicable holistic approach in communicable disease. So communicable disease remains a major global health challenge, particularly in low and middle income countries where environmental, social and economical factors create a fertile ground for transmission of disease. ये communicable disease शुरू से ही और काफी युगों से ऐसे कंट्री के लिए एक चैलेंज बना रहा जहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन लो है, वहाँ का इनकम सोर्स लो है। तो वैसे कंट्री में जहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज को ग्रो करने के लिए, जैसे सपोज कि फर्टाइल ग्राउंड उसको मिलता है, वहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है कि वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, जिससे अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज आउटब्रेक होता है तो वहाँ पे काफी सारे लोगों को इफेक्ट कर देता है। सो मैनेजमेंट ऑफ दीज डिजीजेस इंक्लूड्स डायग्नोसिस, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। तो इस तरह के जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसमें उसको मैनेज करने के लिए हम लोग एज ए डॉक्टर वी ऑल नो कि डायग्नोसिस के साथ साथ कम्युनिकेबल डिजीज में हम लोग आइसोलेट करते हैं पेशेंट को। जो ग्रसित पेशेंट होते हैं उनको हम लोग अलग सेपरेट करते हैं ताकि दूसरे को नहीं फैले। उसके बाद इलाज करते हैं, और साथ साथ वैक्सीनेशन की भी जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी 2-3 साल पहले कोविड में देखा हम लोगों ने कि कोविड वैक्सीन कितना ज्यादा फेवरेबल रहा लोगों के लिए। कोविड में भी हम लोगों ने डायग्नोसिस, आइसोलेशन का सहारा लिया।
However, the complexity of communicable disease transmission is influenced by environmental determinants. कुछ वातावरण में भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने में, एक दूसरे तक कम्युनिकेट करने में सहयोग करता है। लाइक होस्ट इम्यूनिटी। होस्ट इम्यूनिटी मीन्स कि जो लोग या पर्सन जो है उनका शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसा है, ये एक फेवर करता है। दूसरा सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड बिहेवियर, उनका सामाजिक उठना बैठना कैसे समाज में है, कैसा उनका बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं फेवर करता है कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने में और कम्युनिकेट करने में। सो ए होलिस्टिक अप्रोच इंटीग्रेट्स प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव एंड प्रोमोटिव स्ट्रेटजीज। तो होलिस्टिक अप्रोच के लिए हमको सब चीज को लेके चलना पड़ता है, जिसमें आता है प्रिवेंशन भी, क्यूरेटिव इलाज भी आता है, उसके साथ साथ रिहैबिलिटेटिव, अगर किसी को किसी तरह का कम्युनिकेबल डिजीज के कारण जो प्रॉब्लम हो गया उसको रिहैबिलिटेट करना, एंड प्रोमोटिव स्ट्रेटजी, अगर कोई हेल्दी हो चुका है, ठीक हो चुका है, तो उसके हेल्थ को और हम प्रमोट, हाउ आई शुड promote his health more, emphasizing the interconnection of physical, mental, social and environmental। साथ साथ हम सबको इंटरकनेक्ट करके लेके चलेंगे, उसका फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सोशल कंडीशन और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को। दिस अप्रोच मूव्स बियॉन्ड ट्रीटिंग द इन्फेक्शन इटसेल्फ टू एड्रेसिंग अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होता है या होलिस्टिक अप्रोच, ये सिर्फ डिजीज और उसके इन्फेक्शन को दूर करने तक ही सीमित नहीं रहता है। इसमें हम लोग मेन फैक्टर्स जो देखते हैं कि व्हाट इज द अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स। कोई कम्युनिकेबल डिजीज हुआ जो एक दूसरे को फैल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द मेन अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स। अब जब तक हम उस फैक्टर्स को नहीं, उस डिटर्मिनेंट्स को नहीं रिमूव करेंगे, we can't control the communicable disease। So then comes to the what is this holistic approach। holistic approach में जो बातें आती है, फर्स्ट इज होलिस्टिक हेल्थ कंसेप्ट। जैसा एज ए होम्योपैथ हम सभी लोग जानते हैं, होम्योपैथिक भी डिपेंड है, होम्योपैथिक में भी हमारा जो कंसेप्ट होता है वो होलिस्टिक मेथड होता है, जैसा कि हिम्मत साहब ने बताया। तो होलिस्टिक हेल्थ कंसेप्ट में आता है दैट इज इट रिकॉग्नाइजेज द इंडिविजुअल एज ए होल, कंसर्न विद फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। जब तक हम इन सभी चीजों को लेके एक हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक होलिस्टिक कंसेप्ट नहीं आ सकता। खासकर इन कम्युनिकेबल डिजीज, दिस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, सोशियो-बिहेवियरल साइंस एंड ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम। तो कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या क्योर करने के लिए जो हमारा है होलिस्टिक अप्रोच होता है, उसमें सबसे उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। सबसे पहला जो इंटीग्रेशन का फैक्टर आता है उसमें आता है दैट इज एपिडेमियोलॉजी। तो होलिस्टिक अप्रोच के लिए अगर कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना है, क्योर करना है, तो सबसे पहले हमको उसके एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, जिसमें हम लोग देखते हैं डिजीज प्रिवेलेंस रेट, इंसिडेंस रेट, उसका पैटर्न क्या रहा इससे पहले, डिजीज का होने का क्या उसका कंडीशंस है। दिस ऑल कम्स अंडर द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेना बहुत ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ क्लिनिकल मेडिसिन में आ जाता है कि हम कौन सा मेडिसिन अब पेशेंट को दें, जिस मेडिसिन से वो पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल कर सके। पब्लिक हेल्थ, पूरे समाज के हेल्थ को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम कम्युनिकेबल डिजीज पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे या उसको रोक पाएंगे। साथ साथ सोशल बिहेवियरल साइंसेस, उनका सोशल और सामाजिक जो है उनका कैसा उस पर्टिकुलर पर्सन का बिहेव है, समाज किस समाज में रहते हैं, इसको देखना। और खास इसमें सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेबल डिजीज के होलिस्टिक अप्रोच में ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम।
मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है और काफी सालों से ये चीज सुनते में भी आया है, और इसको हम लोगों ने सही भी पाया है कि ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रीटमेंट में, कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना में देखा कि जो भी इलाज था तो अलग था, सभी लोगों ने गिलोय खाया, नीम तुलसी का सेवन किया। तो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, अभी भी देखा जाता है कि किसी के घर में मीजल्स या पॉक्स हो गया तो वहां पे लोग नीम का पत्ता रख देते हैं, नीम का डंठल रख देते हैं कि वो एयर को जो है प्यूरिफाई करे। तो ये जो ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम है, इसको हम लोगों को इस तरह से बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं जो कोई कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए दिस ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम इन holistic approach of communicating disease. जैसा कि नो दैट health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the removal of disease. WHO ने भी कहा है कि हेल्थ का कंडीशन वही है जिसमें कि मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबीइंग हो, सिर्फ ये नहीं कि डिजीज को रिमूव कर देना। Hence, control of communicable disease must address determinants that extend beyond microbial eradication. इसीलिए कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल में और उसको ठीक करने में जो भी डिटर्मिनेंट्स है उन सबों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोबियल एजेंट है, उसको हम इरेडिकेट कर दें। जब तक हम होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेंगे, वी कांट कंट्रोल और इरेडिकेट द कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच के लिए जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, दैट इज फर्स्ट इज द होलिस्टिक अप्रोच इन कम्युनिकेबल डिजीज मैनेजमेंट कैन बी viewed through several frameworks। इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, पोस्ट एजेंट इन्वायरमेंट। इधर फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जिसमें एक कोण पे एजेंट है, एक कोण पे होस्ट है और एक कोण पे इन्वायरमेंट है। तो होलिस्टिक इंटरवेंशंस टारगेट ऑल थ्री सिमल्टेनियसली। होलिस्टिक अप्रोच में हमको इस तीनों बिंदु पर टारगेट करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ हम होस्ट को खत्म कर दें तो डिजीज पे कंट्रोल हो गया, या फिर हम एजेंट को खत्म कर दें तो डिजीज पे, या सिर्फ हम इन्वायरमेंट को ठीक कर दें तो हम कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल कर लिए या ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमको इस तीनों जो फैक्टर्स है, दैट इज होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट, जब तक ये तीनों मिला रहेगा तो इट विल हेल्प इन प्रोपेगेशन और कम्युनिकेशन, ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबिलिटी बढ़ा रहेगा। इसलिए हम लोग को कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल और ट्रीटमेंट में ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैड है, ये जो फैक्टर्स है, इसको कहीं ना कहीं इसको टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाके पूरी तरह से हम सफलता पा सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड इज द सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल। सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल में आता है मल्टीपल लेयर्स, जिसमें आता है इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन। इस मॉडल में आता है मल्टीपल लेयर, जिसमें हम पर्सन के बारे में भी देखते हैं, उसका इंटरपर्सनल, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, किस कम्युनिटी में वो आदमी रह रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, ये सब एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। उसके साथ साथ उसका पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन कैसा है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी में उस पर्टिकुलर पर्सन है तो उसका उस कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर प्लेस पे किस तरह का पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या क्यों। ये पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन जो है काफी यूजफुल होता है। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना में देखा, ये सब क्या पॉलिसी था कोरोना में कि सब लोग का रैपिड जो है सो रेंडम टेस्ट किया जाता था। उसमें अगर पॉजिटिव हुआ तो इनको आइसोलेट करके कोविड डेडिकेटेड कोविड सेंटर
जाता था। तो एक पॉलिसी लेवल पे को इसको बनानी पड़ती है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल। किस तरह का हेल्थ मॉडल जो है लिमिटेशन ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस इन्फ्लुएंस डिजीज पैटर्न्स। तो इसमें आता है कि एजुकेशन। अब कोई कम्युनिकेबल डिजीज अगर स्टार्ट होता है, फैलता है, तो उसमें लोग को एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि कोरोना में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा स्लोगन भी था कि बचाव ही इलाज है, और बीमारी के बारे में जानकारी ही सही इलाज की तरफ लोग को ले जाता है, जानकारी ही बचाव है। तो एजुकेट करना मास को, पब्लिक को, कि हाउ टू टैकल दिस कम्युनिकेबल डिजीज, सच एंड सच कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, न्यूट्रिशन किस तरह का भोजन हमको लेना चाहिए उस पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज के टाइम में। अभी भी देखा जाता है कि अगर घर में किसी को पॉक्स हो जाता है तो जनरली बोला जाता है कि अब जब जितना दिन घर में पॉक्स है तो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन पर ही रहे। हाउसिंग, हमारा घर का वातावरण कैसा रहना चाहिए, सैनिटेशन कैसा वहां पे होना चाहिए, साफ सफाई, ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज, हमारा दिनचर्या और काम कैसा रहना चाहिए, एंड हेल्थ केयर एक्सेस इन्फ्लुएंसेस डिजीज पैटर्न। और हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो कितना सुदृढ़ है या कितना हमारे पास है। सपोज अगर हमारे घर से दूर है कोई पीएचसी या हेल्थ सब सेंटर या एपीएससी, तो अगर दूर है तो हम जल्दी से किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के कंडीशन में वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये सब मॉडल अगर विकसित रहता है, हेल्थ केयर एक्सेस भी पास में नजदीक में है, तो हम इमीडिएट वहाँ पे पेशेंट को दिखा सकते हैं, पेशेंट को भेज सकते हैं, और उस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट या आइसोलेशन क्वारंटाइन जो भी हो वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने में, ट्रीट करने में हमें मदद करता है, जिसमें न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस आता है। Now, the key components of the holistic approach in communicable disease. Communicable disease को holistically कंट्रोल करने के जो components है, उसमें सबसे पहले बात आती है दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है दैट इज सैनिटेशन, सेफ वाटर, वाटर सप्लाई, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, कंट्रोल। सबसे पहला जो किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के ऑपरेस में होता है कि कितना से ज्यादा हम लोग साफ सफाई रखें, पानी शुद्ध पिए, भोजन को एजुकेट, उसको कैसे कंट्रोल करना, वेक्टर को कंट्रोल करना। वेक्टर को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये आता है इसके कम्युनिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोस, जितना जल्दी से जल्दी हम डायग्नोस कर पाएंगे किसी कम्युनिकेबल डिजीज को, उतना जल्दी हम उसका इलाज दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है जरूरी रहता है। कोरोना में मास स्क्रीनिंग हम लोग देख चुके हैं, गाड़ी लगती थी, सबका थ्रोट स्वाब लेके स्क्रीनिंग किया जाता था, उसमें आ गया तब फिर फर्दर सीपीआर टेस्ट होता था। तो ये मास स्क्रीनिंग जो है ये बहुत जरूरी होता है प्रॉम्प्ट एक्शन लेने के लिए किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज। टर्शियरी लेवल पे हम लोग करते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स, रेसिडुअल डिसेबिलिटी, इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, एक्टिवेशन ऑफ स्टिग्मा। रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट विद रेसिडुअल डिसेबिलिटी में है कि जैसा हम लोगों ने कोरोना में देखा है कि जो भी पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्टेड था कोविड से, तो उसके बाद उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था, उनका लंग कैपेसिटी जो है, वाइटल कैपेसिटी वो कम हो चुका था। तो
तो वैसे पेशेंट को हम लोग रिहेबिलिटेट करके उनको बताया कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उसके लिए योगा है, फिर रेस्पिरेटरी साथ साथ सोसाइटी जो कम्युनिकेबल डिजीज से ठीक हो गए सोसाइटी में एक्सेप्ट करना सोसाइटी के साथ में, चूंकि डिजीज अगर किसी को होता है तो उसको तो फिर से सोसाइटी जब तक ठीक करेंगे हम सोसाइटी में तब तक उनका मेंटल हेल्थ नहीं आ पाए। एजुकेशन ऑफ ये भी ध्यान देना है कि किस तरह का हमें छूट वाला भावना ये नहीं रखें। जैसे सेकेंडरी दैट इज क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर रहता है आई एम ऑडिबल। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सॉरी फॉर नाउ कम टू द क्यूरेटिव केयर। इसमें हम लोग देखते हैं दैट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कंबाइंड विद सपोर्टिव थेरापीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल में या सपोर्टिव थेरापीज को भी हमें देखना पड़ता है। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कंसिडरिंग कोमॉर्बिडिटीज। अगर किसी पेशेंट के साथ कोमॉर्बिडिटीज है, सपोज लाइक is suffering from diabetes or heart disease, तो उस फैक्टर को भी देखना पड़ता है। स्टेटस उनका कैसा है, पेशेंट क्या प्रेफर कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट कैसे होते हैं कि हम होम्योपैथिक दवाई खाइए, हम आयुर्वेदिक दवा खाइए, तो इस प्रेफरेंस को ध्यान देना चाहिए। Third point is that is health education and behavior change. Use of culturally appropriate health engagement to promote hygiene, sanitation, and better control participation, addressing myths and misconceptions from educators and local disease के कंट्रोल का एक सबसे बड़ा फैक्टर। इसमें हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी को कैसे एजुकेट करें हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, वेक्टर को कैसे कंट्रोल करना है, और जो मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है समाज में, उसको दूर कर कैसे करें। उसके लिए हम लोग समाज के लोकल लीडर्स को या लोकल जो प्रभावशील व्यक्ति होते हैं उनका हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। इससे से ज्यादा जिनकी बात से लोग समाज में प्रभावित होते हैं उनको हम लोग ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट इज दैट इज साइकोसोशल सपोर्ट। इसमें हम लोग देखते हैं काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। जैसा मेंटल कंडीशन को ठीक करना काफी। सपोर्ट ग्रुप्स एंड कम्युनिटी नेटवर्क फॉर ट्रीटमेंट एडहेरेंस। और इसमें लोगों को ये भी जागरूक करना है कि जो इलाज है उसको सही से ले, इलाज को बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना। Next is integration of traditional and complementary medicine for immune supportive stage। ये बात पहले भी मैंने अभी बताया कि ट्रेडिशनल सिस्टम को भी इंटीग्रेट करना है। साथ साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी
उनको ऐड ऑन करना होगा सपोर्टिव थेरापीज के लिए, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, पेशेंट के स्ट्रेस को मैनेज करने के, विच डायरेक्टली इनहांसेस इम्यून फंक्शन। अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को इनहांस करता है, जिससे पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव्स क्या है, communicable a holistic approach in double disease aligns with public health issues. Holistic approach में जो पब्लिक में रखना होगा, फर्स्ट इज सर्विलेंस सिस्टम। सर्विलेंस सिस्टम जो होता है दैट इज टाइमली डिटेक्शन, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डिजीज ट्रेंड्स। तो ये हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर पीएचसी के एरिया में अब सर्विलेंस सिस्टम वर्क करता है, जिसमें कि हम लोग टाइमली डिटेक्शन, जैसे ही कोई कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर सके और उसको रिपोर्ट कर सके, कि समाज को ये पता चल सके कि यहाँ पे सच एंड सच कम्युनिकेबल डिजीज आउटब्रेक हो चुका है, जिससे हम लोग डिजीज के ट्रेंड्स को भी एनालाइज करें। हेल्थ प्रमोशन कंपेन्स, तो इसमें हम लोग वही एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर्स लाइक पुअर सैनिटेशन, अनसेफ फूड एंड अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम लोग समाज में सबको एड्रेस भी करते हैं और जानकारी भी देते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें मोबिलाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लोकल एनजीओज एंड वॉलंटियर्स इन अवेयरनेस एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स। इसमें कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी कम्युनिकेबल डिजीज को हमें है या उसको ठीक करना है, ये सब होलिस्टिक अप्रोच में आता है। तो जो भी जिस कम्युनिटी में कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है, तो वहाँ के लोकल ग्रुप एनजीओज को, वॉलंटियर्स को अवेयर करना पड़ेगा, कंट्रोल कर सके आसानी से। नेक्स्ट इज पॉलिसी इंटीग्रेशन, कंबाइनिंग हेल्थ पॉलिसीज विद एजुकेशन, हाउसिंग, एनवायरमेंट एंड लेबर सेक्टर। तो जो भी हेल्थ का पॉलिसी हमारा होना चाहिए, वो डिपेंड करना चाहिए कि वहाँ का एजुकेशन लोग का कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, रहन सहन कैसा है, उससे मिलता जुलता पॉलिसी बनाना चाहिए और उससे इंटीग्रेट करना। तो पॉलिसी जो बनता है, जैसे पहले से हमारा बहुत सारा पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना रखी है, दैट इज पॉलिसी फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। सपोज इन ट्यूबरकुलोसिस में जैसे डॉट्स प्रोग्राम चलता है, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे होलिस्टिक मेजर में आता है कि साथ साथ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी है, काउंसलिंग फॉर ट्रीटमेंट एडहेरेंस। पेशेंट को ये साथ में काउंसलिंग करना पड़ता है कि बीच में इलाज को वो नहीं ड्रॉप करे। जैसा कि HIV एड्स में भी देखा जाता है कि रेट्रोवायरल थेरेपी दिया जाता है, प्रोफाइलेक्सिस, अपॉर्चुनिस्टिक HIV बना है कि के साथ मेजर्स में ये सब बातें आती है। साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल काउंसलिंग, एड्रेसिंग स्टिग्मा, प्रॉम्प्ट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पैलिएटिव केयर। ये सब बात को लेके हम कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिसी में ये सारी बातें आती है, जैसा ट्यूबरकुलोसिस में, HIV में, मलेरिया में जैसे है कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड, सिर्फ मलेरिया का इलाज कर देने से नहीं होता है, वहाँ पे लोगों को जागरूक करना होगा कि जो मस्कीटो नेट लगाए उसको इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट, मच्छर नहीं काट सकते। वेक्टर कंट्रोल थ्रू इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, पूरे इन्वायरमेंट का सैनिटेशन करना होगा कि वेक्टर के को कंट्रोल कर सके। कम्युनिटी एजुकेशन ऑन ब्रीडिंग साइट्स, जैसा कि देखा जाता है बरसात के बाद जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पे मस्कीटो का ब्रीडिंग साइट हो जाता है। तो ये सब के बारे में कम्युनिटी को एजुकेट करना होगा, तो इस तरह के ब्रीडिंग साइट्स को डिस्ट्रॉय करना, हर्बल रिपेलेंट्स, बहुत सारे जो मस्कीटो को भगाने के लिए हर्बल रिपेलेंट्स आए हैं उसको यूज करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग पर्सनल इम्यूनिटी, और अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
अदर सेंस कर सकते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, वी कैन फाइट एनी डिजीज। सो पॉलिसी जो बनता है कम्युनिकेबल डिजीज के होलिस्टिक अप्रोच में, तो ये 3 एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इन्वायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल। तो होलिस्टिक अप्रोच में कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट और लाइफ स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स में आता है दैट इज वाटर क्वालिटी, कैसा पानी हम पी रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, हमारे आसपास का हवा कैसा है, हाउसिंग, हमारा घर किस तरह का है, क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इफेक्ट्स कम्युनिकेबल डिजीज पैटर्न्स। क्लाइमेट का जो चेंजेस होता है इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये तो इमीडिएटली जो है कम्युनिकेबल डिजीज के पैटर्न को चेंज करता है। देखा जाता है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज गर्मी के मौसम में ज्यादा हो रहा है, कोई ठंडा में ज्यादा हो रहा है, कोई बरसात में ज्यादा हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट का चेंजेस आता है ये इफेक्ट करता है डिजीज पैटर्न पे। उस क्लाइमेट के चेंज आने के समय हमें क्या सावधानी लेना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। So a holistic approach includes improved waste disposal system। तो इसमें सबसे पहला जो होलिस्टिक अप्रोच हम लेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे कंट्रोल और इरेडिकेट करें, दूर करें, दैट इज इम्प्रूव्ड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो सही रहना चाहिए। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन टू रिड्यूस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जो अगर हमारे घर के आसपास इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का पॉल्यूशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, जिससे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं हो। क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम। तो हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो वहाँ के वातावरण के अनुरूप हो। कहीं पे ठंडा जगह होता है, पहाड़ी जगह, कहीं पे गर्म जगह होता है, तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी उसी के हिसाब से डेवलप रहना चाहिए टू हैंडल वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सपेंशन। वहाँ का हेल्थ सिस्टम उस हिसाब से रहेगा तो वेक्टर्स के ऊपर हम लोग कंट्रोल आसानी से कर सकते। प्रमोशन ऑफ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टू बूस्ट इम्यूनिटी। साथ साथ हम अपने लाइफ स्टाइल में बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट को इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। Community involvement and empowerment. Community empowering community ensures sustainable disease control. Yes, कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल में सबसे बड़ी बात है ये होलिस्टिक अप्रोच में कि कम्युनिटी को हमको मजबूत करना है। यही डिजीज कंट्रोल का एक सबसे बड़ा जो है सो फंडा है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, training local health workers in disease detection and health promotion, participatory approaches, community mapping of disease hotspots and resource for mobilization। इसमें हम लोग कम्युनिटी में मैपिंग करते हैं कि कौन कौन सा हॉट स्पॉट्स है और उस जगह को हॉट स्पॉट्स को इरेडिकेट करना और उसके बारे में जानकारी देना। कल्चरल सेंसिटिविटी, adopting health interventions to align with local beliefs and practices। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल में बहुत कारगर सिद्ध होता है कि जिस जगह पे, जिस गांव में वहाँ के लोग का जिस तरह का बिलीफ है, सोशल बिलीफ है या रिलीजियस बिलीफ, उसके अनुरूप उनको समझाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग वहाँ पे रिलीजियस प्रीस्ट का मदद ले सकते हैं, जिससे कि लोग जल्दी से समझ पाए। इस तरह से हम लोग कम्युनिटी को अगर एम्पावरमेंट उसको मजबूत करते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल और इरेडिकेट करने में एक ये भी होलिस्टिक अप्रोच हो सकता है। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग ए होलिस्टिक अप्रोच। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी है होलिस्टिक अप्रोच में से हमको जो होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करने में बहुत सारा चैलेंजेस आता है। फर्स्ट इज लिमिटेड फंडिंग फॉर मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन। इसके लिए फंडिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि जितना फंड चाहिए नहीं रहता है। हेल्थ सिस्टम गैप, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन पर्सन, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ सिस्टम में गैप भी है बहुत सारा। कितने पॉपुलेशन पे
कितना PSC या APSC रहना चाहिए, वो कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे इजिली एक्सेस नहीं हो पाता है हेल्थ फैसिलिटी। अगर हेल्थ फैसिलिटी कहीं पे है तो वहाँ पे ट्रेन पर्सन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो ये एक गैप है। नेक्स्ट आता है दैट इज कल्चरल बैरियर्स रेजिस्टेंट टू मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिसेस ड्यू टू डीप रूटेड बिलीव्स। कहीं कहीं गाँव में देखा जाता है कि या किसी खास रिलीजन में कल्चरल बैरियर्स भी रहते हैं, जिसके कारण जो मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिस है उसको इंट्रोड्यूस करने में थोड़ी दिक्कत आती है, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल और इरेडिकेट करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल मोबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा अभी फैक्टर आ गया है। इंक्रीज ट्रेवल फैसिलिटेट्स रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज। आजकल लोग इतना ज्यादा मूव करने लगे हैं, ट्रेवल करने लगे हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज को बहुत ही जल्दी फैलाता है। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना में भी देखा कि कोरोना स्टार्ट हुआ चाइना से और इंडिया में आने में देर नहीं लगी। तो इसके पीछे फैक्टर ये था कि ट्रेवल फैसिलिटी, उतना ज्यादा ट्रेवल लोग करेंगे उतना ज्यादा, इसीलिए कोविड में लॉकडाउन भी लगाया गया। नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉम्प्लिकेट्स होलिस्टिक मैनेजमेंट। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, एंटीबायोटिक्स का आजकल जो मिसयूज हो रहा है, इसके कारण हम लोग होलिस्टिकली कम्युनिकेबल डिजीज को मैनेज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये सब जो चैलेंजेस है उसके लिए कुछ हमारे पास स्ट्रेटजी भी बनना चाहिए कि कैसे वी शुड हैंडल दिस चैलेंजेस। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आता है स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि पेशेंट का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उसको मजबूत करना चाहिए। वहाँ पे स्टाफ रखनी चाहिए। कोलैबोरेशन बिटवीन हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर ऑलरेडी इस पे कर चुका हूँ। प्रोमोटिंग रिसर्च, रिसर्च को भी प्रमोट करना होगा। इंटीग्रेटिव इंटरवेंशंस कंबाइनिंग मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा रिसर्च वर्क होना चाहिए उसमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज फॉर सर्विलेंस एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी। इससे हम लोग सर्विलेंस तो कर ही सकते हैं, जो हमारे पास डेटा आता है उससे इमीडिएट इंफॉर्मेशन आ जाता है कि कहाँ पे कौन सा डिजीज कम्युनिकेबल कंडीशन में आ चुका है या एपिडेमिक डिजीज हो चुका है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम पर्सन या कम्युनिटी को एजुकेट भी कर सकते हैं, मैसेजिंग देके। कोरोना में भी मैसेज आता था रिंगटोन के रूप में, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पब्लिक को अवेयर करने का। एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सर्विस भी जो है ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कम्युनिकेबल डिजीज के टाइम में होलिस्टिक अप्रोच से इलाज करने। हम लोगों ने भी अपने हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन सर्विस ड्यूरिंग कोविड स्टार्ट किया था, इसमें कि लोग डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट करते थे, उनको मेडिकल एडवाइस दिया जाता था, मेडिसिन बताया जाता था, वो अपने घर के आसपास के फार्मेसी से परचेज कर लेते थे क्योंकि हर जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये टेलीमेडिसिन भी जो है बहुत बड़ा हेल्पफुल रहता है कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने में, रूलिंग आउट पेशेंट को रिलीफ पहुंचाने में। सस्टेन पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड एजुकेट, ये गवर्नमेंट लेवल की बात है। इसमें जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होता है फंडिंग होते हैं, ये अगर अच्छा से हो तो हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है होलिस्टिक अप्रोच का काफी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। एक केस एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट आया था ड्यूरिंग द इंसिडेंस ऑफ डेंगू, डेंगू इंसिडेंस
dropped significantly after implementation of a holistic program like weekly community cleanup drives to remove mosquitoes on vector control, distribution of herbal repellents alongside insecticide-treated nets, counseling for affected families on nutrition and early symptom recognition. So the community participation proved more sustainable than spraying insecticide. तो एक ये रिपोर्ट आया था कि एक जगह पे बार बार वहां पे डेंगू होता था, तो वहां पे देखा गया कि एक वीकली क्लीन अप ड्राइव चलाया गया जहां जहाँ पे मस्कीटो का ब्रीडिंग साइट था। स्कूल में बच्चों को एजुकेट किया गया कि कैसे हम लोग वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। हर्बल रिपेलेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, साथ साथ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट भी दिया गया। फिर जो परिवार में लोग डेंगू से ग्रसित थे उनको भी काउंसलिंग किया गया कि कैसे हम सिम्टम को अर्ली पहचानेंगे और उसके लिए ट्रीटमेंट को जाएंगे। तो देखा गया कि इस तरह से जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हुआ ये काफी ज्यादा हेल्प के साथ जनरली देखा जाता है कि डेंगू है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिए कम्युनिटी में हो गया, तो इससे उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और ये जब इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच, तो डेंगू के कंट्रोल में काफी सफलता मिली। तो फ्यूचर डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, दैट इज the future of communicable disease control lies in one health and integrated approach recognizing the interconnection between people, animal, plants, and their shared environment. Climate adaptive strategies for vector control, incorporation of mental health and social welfare into communicable disease programs. तो फ्यूचर जो डायरेक्शन इसमें होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें कि उस एक आदमी, एनिमल, प्लांट्स और उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट के बीच में एक कोरिलेशन रहना चाहिए। क्लाइमेट एडेप्टिव स्ट्रेटजी बनना चाहिए। जिस जगह पे कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है तो उस क्लाइमेट के अनुरूप वहाँ पे स्ट्रेटजी हो, और साथ साथ मेंटल हेल्थ और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना होगा, तभी हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज को होलिस्टिकली ठीक कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं वियोला और दी होम्योपैथिक फील्ड और मास्टर डॉक्टर हिलमन has also told about communicable disease. Incommunicable disease in the Aphorisms 73. Homeopathic approach is not limited to symptomatic relief, but also focuses on constitutional strengthening, prevention, and reduction of disease susceptibility. तो यहाँ पे हिमन साहब भी बता चुके हैं कि सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ पर ही फोकस नहीं करता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथनिंग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का उसको मजबूत करना है, या इम्यून सिस्टम, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ डिजीज ससेप्टिबिलिटी, तो इस पर भी हिमन साहब ने जोड़ दिया है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट इज दैट इज individualization. Even in epidemic or endemic situation, the totality of symptoms, including mental and general symptoms, is considered. दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें that is genus epidemicus. In epidemics, a remedy is selected based on the collective symptoms, picture of several patients, and medicine is given to the community for prevention and early treatment. सब लोग जानते हैं कि genus epidemicus के आधार पर अगर उसी मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है तो वो कम्युनिकेबल डिजीज में काफी कारगर होता है के टाइम। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्ट्रेंथेन्स इम्यून रिस्पांस, thus reducing recurrence and complication. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है ये बॉडी के रिस्पांस सिस्टम को काफी मजबूत करता है, जिससे बार बार किसी बीमारी का होने से हम लोग बच सकते हैं। मियाज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग में जैसे सपोज
like psoriasis, psychosis are considered in the susceptibility and progression of communicable diseases. तो इस एस्पेक्ट को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हमारे पास होम्यो प्रोफाइलेक्सिस के बारे में भी हिम्मत साहब ने बताया। होम्योपैथी has been used historically for prevention during epidemics like belladonna was used in scarlet fever during Homer's time, Crimea in influenza outbreaks, arsenic alone we all have seen, हम लोगों ने देखा है during COVID, recommended by Ministry of Ayush, Government of India for COVID-19 prophylaxis। ये काफी कारगर भी रहा है। साथ साथ हम सब लोग जैसा जानते हैं कि बहुत सारे हमारे पास प्रोफाइलेक्सिस वैक्सीन है, like botulinum, rivaroxaban. Many more resources are also used as preventive। होम्योपैथिक कंसेप्ट हमारा है कि होलिस्टिक अप्रोच को ले हम लोग होम्योपैथिकली जो हमारा क्यूरेटिव अप्रोच होता है, दैट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एड्रेसेस एक्यूट फेज remedies selected based on acute totality, post acute phase remedies for convulsions, immunity restoration and prevention of sequelae। ये फॉलिज में भी ये आ चुका है। complication prevention, early homeopathic intervention reduces risk of complications such as pneumonia, conjunctivitis, otoria और lymphadenectomy। अगर शुरू में ही कम्युनिकेबल डिजीज में होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करता है। लोगों ने आप सब लोग भी देखे होंगे प्रैक्टिस में डिजीज। तो ये जो निमोनिया, कंजंक्टिवाइटिस, ओटोरिया और अदर कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, अगर होम्योपैथिकली पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो ये सब कॉम्प्लिकेशन integrating homeopathy into holistic homeopathy fits naturally within ये holistic model में naturally fit करता है। It addresses physical, mental and emotional dimension, क्योंकि ये physical, mental और emotional dimension सबको cover up करता है। Its gentle healing property can be integrated with public health measures. Remedy can be administered in low resource setting without advanced equipment। हमारा जो हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है, इसमें हम लोग के साथ और हमारा जो रेमेडी है वो काफी कम खर्च में आ जाता है। इसके लिए लंबा चौड़ा बड़ा सब भी नहीं चाहिए, एडवांस इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। It complements sanitation, nutrition and public education program. In epidemic, homeopathy works alongside biomedical interventions like in TB control dose therapy. Constitutional homeopathic medicine can support the immune system for improving tolerance and reducing drug-related side effects। हम लोग के पास भी पेशेंट कई आते हैं, ऐसा देखा गया है कि those patients who are already taking dose therapy TB के लिए, उसमें हम लोग पेशेंट बोलता है कि नहीं हमें होम्योपैथिक दवा भी खाना है, तो वहाँ पे पेशेंट के चॉइस पे हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को वो इम्प्रूव करता है और साथ साथ ड्रग इंड्यूस जो पॉइंट है हमारे पास कि हमारा जो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है ये नेचुरली फिट कर जाता है होलिस्टिक मॉडल। रोल इन रिहेबिलिटेशन एंड पोस्ट इन्फेक्शन। होम्योपैथिक का रोल रिहेबिलिटेशन में भी है, पोस्ट इन्फेक्शन सिकुलिंग में भी है। मेनी कम्युनिकेबल डिजीज लीव्स लास्टिंग इफेक्ट लाइक पोस्ट वायरल फैटिग, chronic cough, skin lesions. Homeopathy can help in improving vitality and quality of life, post-infectious depression or anxiety, treating aspiring glandular swellings or chronic inflammation। बहुत सारे पेशेंट कोविड के बाद हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट के अंदर जो
मेंटल और फिजिकल डिप्रेशन था, एंजाइटी था। होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद उनके अंदर से ये सब चीज दूर हुई। वीकनेस था, वीकनेस भी ठीक हो गया। तो ये हम लोग प्रैक्टिस में भी हम लोगों ने देख चुका है हम लोग। तो लास्ट दैट इज समरी ऑफ होम्योपैथिक रूल। जो हमारा होम्योपैथिक रूल है होलिस्टिक अप्रोच में भी, होम्योपैथिक अप्रोच its focus on individualized care, mathematic understanding, preventive genus epidemicus, and immune enhancement, complements biomedical and public health interventions. It strengthens the holistic paradigm in communicable disease management by integrating curative, preventive, and rehabilitative dimension in patient-centered sustainable manner. तो हम लोग देख रहे हैं कि होम्योपैथी के साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच में बहुत ही कारगर है। एंड नाउ लास्ट कम टू द कंक्लूजन, दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच uses curative medicine with preventive, social, environmental, and psychological dimensions. It empowers communities, integrates traditional wisdom with modern science, and promotes sustainable health system. In the long run, such an approach not only reduces disease burden, but also builds resilient societies capable of facing emerging health threats. तो लास्ट में कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा होलिस्टिक सिस्टम तो होम्योपैथिक ऑलरेडी है ही, बट कम्युनिकेबल डिजीज में जब हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं ठीक करने के लिए, तो ये प्रिवेंटिव, सोशल, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सबको कंसिडर करना पड़ता है। और इससे जो है मॉडर्न साइंस और सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम को भी हम लोग इसे प्रमोट कर सकते हैं विद इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। और इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में जो हमारे देश पर, हमारे सोसाइटी पर जो डिजीज का बर्डन है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और सोसाइटी को खुद ही निर्भर बना सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं कि किसी भी तरह के हेल्थ थ्रेट से वो अपने आप को बचा सके और उसको फेस कर सके। तो इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच बहुत ही जरूरी है। और साथ साथ एक ये मैसेज भी सोसाइटी को मैं देना चाहूँगा कि डिजीज इज ए कर्स ऑफ नेचर। हम लोग जितना नेचर के साथ रहेंगे, नेचर के अनुरूप चलेंगे, तो बीमारी से बचेंगे। नेचर से हम दूर जाएंगे तो वो डिजीज के रूप में हमें परेशान करेगा और डिजीज के रूप में हमारे पास आएगा। This is all for today's presentation. Thank you all of you for listening patiently. And last, I would thank the respected Honorable M.K. Sani sir for giving me this opportunity. Thank you all of you. थैंक यू। आप पीपीटी को हटा ले सकते हैं तमीम साहब। ने बड़ा अच्छा सर, प्रणाम प्रणाम। आज आपने बहुत अच्छा होलिस्टिक अप्रोच के विषय में बताया है और हम सभी लोग जानते हैं होलिस्टिक अप्रोच से एक अगर हम लोग कहा जाए तो होम्योपैथी ही एक अकेला सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि होलिस्टिक सिस्टम के अंदर में रहने लायक आ सकता है। क्योंकि अगर इसके अंदर में सारे है मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये तीनों आयाम को लेकर के जहाँ कोई भी सिस्टम चलेगा तो वह होलिस्टिक अप्रोच के अंदर में आ पाएगा। और हम लोग क्योंकि होम्योपैथी में तीनों आयाम को लेकर के चलते हैं, तो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, तो इसमें हम लोग काफ़ी सफल होते हैं। और जहाँ तक कि आपने बताया कि रिहेबिलिटेशन मैंने रोग के शुरुआत स्तर से लेकर के क्रॉनिक से होते हुए इवन रिहेबिलिटेशन में आपको होम्योपैथी और ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनीमैन ने इसको बहुत बेहतर रूप से इसके विषय में चर्चा किया है। हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन जो है वो एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, इसको खाली मेडिसिन मत कहिए, ये ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन एक होलिस्टिक मेडिसिन है ना। ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन को जो सब पढ़ लेता है वो होलिस्टिक ही अप्रोच होता है। डॉक्टर नेहा, आपने कुछ बोल सकती हैं? डॉक्टर नेहा, यू आर हियर? डॉक्टर नेहा, आर यू ऑडिबल? यस सर।
बिल्कुल 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 सर। हाँ, तो डॉक्टर शमीम ने एक पूरा ओवरऑल मैप क्रिएट किया कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए ऑब्वियसली कम्युनिकेबल डिजीजेस को, जो कन्वेंशनल एलोपैथिक सिस्टम में काफी वाइड स्प्रेड हम उस पे देखते हैं। होम्योपैथिक में जीनस एपिडेमिक का हम देते हैं, लेकिन तब भी जो जनरल अवेयरनेस है पब्लिक में होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करने के लिए कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है अभी, क्योंकि जो जनरल पब्लिक होती है वो वैक्सीन और जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करेंगे, जैसे एंड ऑफ द उसमें डॉक्टर शमीम ने बताया कि किस तरह से हम उसको मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं विद होलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि ऑब्वियसली होम्योपैथिक मेडिसिन एक एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है इम्यूनिटी रेस करके, जो बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेबल डिजीज में। और इससे हम बहुत सारे जो बहुत एंड स्टेज तक केसेस नहीं आते हैं उसको हम रोक सकते हैं। कोविड पेंडेमिक में काफी होम्योपैथ्स ने अलग मतलब मेडिसिन यूज करके काफी केसेस को ठीक किया, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और ऑब्वियसली इन्फ्लुएंजा पास्ट में हम देख चुके हैं, एंड आई होप कि आगे की जो फ्यूचर अगर ऐसा कोई एपिडेमिक या कोई कम्युनिकेबल डिजीज ह्यूमन ह्यूमैनिटी को कुछ प्ले करता है, तो होम्योपैथी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है वहां पे विद दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो काफी अच्छा और नया अप्रोच डॉक्टर शमीम ने आज प्रेजेंट किया। तो थैंक यू डॉक्टर शमीम आज के सेशन के लिए और हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। हाँ जी। अब सेशन पूरा हो गया है, हम लोग हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर अंजनी। हाँ जी सर, टाइम भी हो गया। हाँ जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर शमीम का, और इस तरह के आगे भी और सेशंस डॉक्टर शमीम हमारे को अलग अलग टॉपिक्स के साथ लेके आए, यही आशा करती हूँ। तो धन्यवाद हिंदी सेशन के लिए आज के। और